अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव पार्लियामेंट के मानसून सेशन से पहले एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने की हिकमत अमली पर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम रियासतों में हम ख्याल जमातों को इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत केसीआर ने अपोजिशन जमातों के कई कायदीन से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने मगरबी बंगाल के वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी, दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल से फ़ोन पर बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के करीबी साथियों आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, एसपी सरबराह अखिलेश यादव, एनसीपी सरबराह शरद पवार और अपोजिशन जमातों के दीगर कौमी रहनुमाओं से बात की। बताया जा रहा है कि अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने सीएम केसीआर की मरकज़ के खिलाफ जमहूरी लड़ाई शुरू करने की तजवीज़ का मुस्बित जवाब दिया है। वज़ीर के केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति कभी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की हामी रही है। इस पार्टी को अक्सर पार्लियामेंट में अहम मसाइल पर पीएम मोदी की हिमायत करते देखा गया, लेकिन इस वक्त तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बहुत से मसाइल पर मरकज़ और बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली बड़ी अपोजिशन में से एक बन गए हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क का सबसे कमज़ोर और नाअहल वज़ीर-ए-आज़म करार दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ में दोहरी इंजन वाली गैर बीजेपी हुकूमत की ज़रूरत है। गुजरात पुलिस ने समाजी कारकुन टीस्टा चटलवाद की जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि वो रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को गिराने की एक बड़ी साजिश में मुलविस थी। गुजरात पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम की तरफ से सेशन कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में दावा किया गया है कि टेस्टा सेटलवाद 2002 के फसादात के बाद रियासत में बीजेपी हुकूमत को गिराने के लिए कांग्रेस लीडर अहमद पटेल के कहने पर एक बड़ी साजिश में मुलविस थी। एडिशनल सेशन जज डी ठाकुर ने खुसूसी तफ्तीशी टीम का जवाब रिकॉर्ड पर लिया और जमानत की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज 16 जुलाई को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 20,044 केसेस नए दर्ज किए गए हैं, जबकि इस अरसे में 56 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकूमत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में मौजूदा एक्टिव केसेस 1,40,770 तक पहुँच चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 18,301 अफराद ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। पार्लियामेंट के मानसून सेशन से कबल अरकान पार्लियामेंट के लिए एक और एडवाइजरी जारी की गई है कि वो ऐवान के अंदर किसी किस्म के पैम्फलेट, किताबचे, प्ले कार्ड वगैरह तकसीम नहीं कर सकते। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक स्पीकर की पेशगी इजाज़त के बगैर कोई अदबी मवाद, सवालनामा, पैम्फलेट, प्रेस नोट, किताबचा या प्रिंट शुदा मवाद ऐवान के अंदर तकसीम नहीं किए जा सकते। इसके अलावा पार्लियामेंट के हाथे में प्ले कार्ड ले जाने पर भी सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। यह एडवाइजरी ऐसे वक्त में आई है जब पार्लियामेंट के अहाते के अंदर मुजाहरे और धरने की इजाज़त ना देने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसको लेकर अपोजिशन की तरफ से ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है। अरकान पार्लियामेंट को जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया है कि अरकान किसी भी मुजाहरे, धरने, रोज़ा या किसी मजहबी तकरीब के लिए ऐवान के अहाते का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हुकूमत 18 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान लोकसभा में बहस और मंजूरी के लिए 2 डजन नए बिल पेश कर रही है। इनमें जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल, एनर्जी कंजर्वेशन तरमीमी बिल, फैमिली कोड तरमीमी बिल, नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट को अग्निशक्ति यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का बिल शामिल है। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी करदा एक बुलेटिन के मुताबिक हुकूमत इजलास के दौरान 24 नए बिल पेश करेगी। इसके अलावा ऐसे 4 बिलों पर पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों ने गौर किया है। बताया गया है कि सेशन के दौरान इंडियन इंट्रैक्ट बिल 2022 दोबारा पेश किया जाएगा। इससे कबल यह बिल 1 अप्रैल 2022 को पेश किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 की काबिल एतराज़ ट्वीट से मुतालिक केस में जमानत मंजूर की है। एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगला ने 50,000 रुपए के जमानती बॉन्ड और इतनी ही रकम की एक श्योरिटी पर जमानत दी और कहा कि वो अदालत की पेशगी इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर ना जाएं। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 जुलाई को जुबैर की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी थी और इन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक आरएसएस के लीडर की पिटाई करने पर सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया और 10 पुलिस जवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नजर के उत्तर प्रदेश के बरेली में 10 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए एक सब इंस्पेक्टर को इस वक्त मुअत्तल कर दिया जब उन्होंने सड़क पर साइड ना देने के मामले में झगड़े के बाद एक राष्ट्र सेवम सेवक संघ के प्रचारक को पीटा था। इस वाक़े से नाराज आरएसएस और बीजेपी के कारकुनों ने बदायूं में रास्ता रोको एहतजाज किया। बदायूं के रहने वाले आरएसएस प्रचारक आर्यानंद
कुमार की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने इसे ज़दोकोब किया जबकि वो अपना तारुफ करवाता रहा। प्रचारक ने कहा कि इसकी वालिदा अस्पताल में भर्ती है और वो इन्हें देखने जा रहा था। इसके बावजूद पुलिस ने इसे 1.5 घंटे तक पुलिस चौकी में बिठा रखा है। वैसे तो पुलिस की जानिब से रोजाना कई आम लोगों पर ऐसे तशद्दुद के वाक़यात पेश आते होंगे, तो क्या वो इंसान नहीं होते? इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कर्नाटक में मुमताज दलित मुसन्निफ और समाजी कारकुन देवनोर महादेवा की आरएसएस पर किताब आरएसएस आला अगला गहराई और चौड़ाई से सियासत में हलचल मच गई है। दाएं बाजू के लोग किताब को आरएसएस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार देते हुए इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि इस किताब ने फरोख्त के मामले में रिकॉर्ड बना दिया है। इस किताब पर हंगामे के ताल्लुक से मुसन्निफ ने कहा कि उन्होंने ये किताब किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं लिखी है, बल्कि सच्चाई सामने लाने के लिए लिखी है। ये मुल्क की मौजूदा हकीकत है और बार बार सामने आ रही है, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसे दिखाने के बजाय बीजेपी और आरएसएस की मदाह में मसरूफ है। वाज़रे की किताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अलग बाब है और इन्हें उत्सव मूर्ति के तौर पर बयान किया गया और मजीद कहा गया है कि इनका हकीकी कंट्रोल नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में है। किताब में मुसन्निफ ने आरएसएस के बेशतर अरकान को मनोवादी करार दिया है और यह भी कहा है कि वो हिंदुस्तान के आइन को ख़त्म करना चाहते हैं। वाज़रे के देवनोर महादेवा को नामूर दलित मुसन्निफ और कारकुन के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने हमेशा इख्तिदार मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इश्तियालंगेज और मुतनाज़ा बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दाशना देवी मंदिर के महंत और जोना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने इस बार महात्मा गांधी के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा किया है। इसकी वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रही है। वीडियो की बुनियाद पर दासना पुलिस स्टेशन ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वीडियो में महंत ने बाबा कौम के लिए इंतहाई नाज़ेबाज ज़बान इस्तेमाल की है। रिमार्क्स के जरिए इन्हें हिंदू मुखालिफ साबित करने की कोशिश की गई है। यह भी कहा गया है कि महात्मा गांधी की वजह से आज संत और महात्मा जेल जा रहे हैं। मुल्क की मारूफ अक़लियती दरसगाह जामिया मिलिया इस्लामिया ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से आज जारी करदा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटियों में तीसरी पोजीशन हासिल की है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने NIRF की गुज़िश्ता साल की अपनी 6ठी रैंक से इस साल मज़ीद बेहतर मुज़ाहरा किया है। वज़ारत तालीम हुकूमत हिंद ने मुल्क में आला तालीमी इदारों की रैंकिंग पहले साल 2016 में शुरू की थी। प्रोफेसर नजमा अख्तर शेखुल जामिया मिलिया इस्लामिया ने कहा कि खुदा के फजल करम से जामिया मिलिया इस्लामिया मुसलसिल तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है। यूनिवर्सिटी तदरीस, आमोजिश और तहकीक के मियार को बेहतर करने के लिए मुतवातिर जद्दोजहद कर रही है। प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कहा कि खुदा के फजल करम से जामिया मिलिया इस्लामिया मुसलसिल तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है। साल 2016 की NIRF रैंकिंग्स में हमें 83वां मुकाम हासिल था, जो साल 2021 में 6ठा मुकाम हो गया और आज मुल्क की 3 सबसे आला यूनिवर्सिटियों में से एक हो गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। अमेरिकी सदर जो बाइडन और फ़लस्तीनी सदर ने मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमेरिकी सदर ने कहा कि 2 मुमलिकती हल के हदफ के अमेरिकी अज़्म में कोई तब्दीली नहीं आई है। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि दोनों फरीक़ैन फ़लस्तीन और इजराइल को एक साथ लाने की कोशिशों से दस्तबरदार नहीं होंगे। इस मौके पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना था कि मशरिक़ी मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अमेरिकी कौंसल खाना दोबारा खोलने, PLO को दहशतगर्दों की फहरिस्त से हटाने और वाशिंगटन में फ़लस्तीनी दफ्तर को दोबारा खोलने के लिए अमेरिकी इक़दामात के मुंतज़िर हैं। तेलंगाना में TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हैट्रिक कामयाबी यकीनी है। कांग्रेस और बीजेपी के सर्वे इसकी तस्दीक कर रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में TRS कामयाब होने का अपोजिशन जमातें इतराफ़ कर रहे हैं। TRS को 90 से ज़ायद असेंबली हलकों पर कामयाबी हासिल होगी। TRS के 8 साला दौर इख्तिदार पर अवाम मुकम्मल इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। KTR ने क़ब्ल वक्त इंतखाबात मुनक़्क़िद होने की क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 2023 में ही मुनक़्क़िद होंगे। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने बीजेपी की जानिब से तारीख का ऐलान करने पर असेंबली तहलील करने का पेशकश किया था, ताहम इस मसले पर बीजेपी ने कोई रद्दअमल का इजहार नहीं किया। तमाम इदारों के साथ इलेक्शन कमीशन भी मरकज़ के कंट्रोल में होने का दावा किया। KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ना डरते हैं और ना ही किसी के सामने झुकते हैं। हैदराबाद में एक और केबल ब्रिज तामीर किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मीरालम तालाब पर एक केबल ब्रिज की तजवीज़ तैयार की है। रियासत में यह अपनी नौयत का दूसरा ब्रिज होगा। पहला केबल ब्रिज दुर्गम चेरू तालाब पर बनाया गया है, जो कभी खुफिया झील करार दिया जाता था। दुर्गम चेरू का केबल ब्रिज अब शहर के अवाम और सयाहों के लिए एक अहम मुकाम बन गया है और इसका सितंबर 2020 में रियासती वजीर KT रामाराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया था। दूसरी जानिब अब मीरालम तालाब पर भी इसी तर्ज का ब्रिज तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है।
ये 2.5 किलोमीटर का ब्रिज होगा और 6 रुखी होगा। ओहदेदारों ने बताया कि इसका मरकजी हिस्सा 350 मीटर का होगा और इसकी बुलंदी 100 मीटर तक हो सकती है। ब्रिज के जरिए बेंगलुरु नेशनल हाईवे को चिंतलमेट से मजबूत किया जाएगा। यह ब्रिज डी मार्ट, गुरुद्वारा, किशनबाग, बहादुरपुरा चौराहे की रूट पर तामीर हो सकता है। HMDA के एक ओहदेदार का कहना है कि किसी रुकावट के बगैर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाया जा सकेगा और ब्रिज पर से मीरालम तालाब का मुशाहिदा भी बहुत शानदार हो सकता है। तेलंगाना में इख्तिदार की हैट्रिक की तैयारी कर रहे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने टारगेट मोदी और टारगेट मरकजी हुकूमत के तहत आइंदा इंतखाबात का सामना करने का फैसला किया है। बौसूख राय के मुताबिक इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर सर्वे की तकमील के बाद KCR को मशवरा दिया कि वो अवामी तायद हासिल करने मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के फार्मूले पर अमल करें और रियासत के साथ मरकज की नाइंसाफ़ी को अवाम तक पहुँचाएं। ज़राए के मुताबिक TRS और इसकी हलीफ जमात मजलिस ने टारगेट नरेंद्र मोदी की हिकमत अमली तैयार की है, क्योंकि मजलिस को हमेशा ही मोदी को निशाना बनाने से वोट हासिल होते हैं। मजलिस की इंतखाबी मुहिम नरेंद्र मोदी और BJP को टारगेट करने पर मुहित होती है, जिसका फ़ायदा भी हासिल होता है। इसी तजुर्बे की बुनियाद पर TRS ने भी प्रशांत किशोर की तजवीज़ पर मरकज़ और वज़ीर आज़म को निशाना बनाते हुए अवामी तायद हासिल करने का फैसला किया है। दोनों पार्टियों को यकीन है कि मुस्लिम राय दहिंदों की तायद हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना ज़रूरी है। मुसलमानों के कांग्रेस की तरफ झुकाव को देखते हुए मुसलमानों की तायद बरकरार रखने पर तवज्जो दी जा रही है। गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में मुसलमानों की अक्सरियत ने TRS की तायद की थी, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। मुसलमान अपने रिवायती अंदाज में दोबारा कांग्रेस की तरफ पलट रहे हैं। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मरकज़ की नाइंसाफ़ियों और नरेंद्र मोदी के वादों की अदम तकमील को बुनियाद बनाकर एक तरफ मुसलमानों को, दूसरी तरफ कमज़ोर तबक़ात की तायद हासिल करने की मनसूबाबंदी बनाया जा रहा है। हुसैन सागर टैंकबंड में सयाहती कश्ती अचानक रुक जाने के नतीजे में सयाहों में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि महकमा सयाहत की बड़ी कश्ती 60 अफराद को सवार करके लुम्बनी पार्क की सिमत से मुजस्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचने वाली थी कि अचानक यह कश्ती दरमियान में रुक गई। दोनों शहरों में मूसलाधार बारिश के नतीजे में कल रात तेज़ हवाएं भी चलने लगी थी और कश्ती का इंजन अचानक बंद हो जाने से कश्ती दरमियान में ही रुक गई और इसमें सवार अफराद तशवीश का शिकार हो गए। कश्ती में सवार अफराद ने फौरी तौर पर मुताल्लिक़ अमले को आगाह किया, जिसके नतीजे में स्पोर्ट्स बोट के जरिए कश्ती में फंसे हुए सयाहों को वहां से मुंतकिल किया। BJP के मेंबर पार्लियामेंट D अरविंद को आज अवामी नाराजगी का सामना करना पड़ा जब वो बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे पर कोरटला पहुंचे। इब्राहिमपट्टनम मंडल के एरो नदी गांव में गांव वालों ने अरविंद के काफिले पर हमला कर दिया। संगवारी में MP और इनके साथ मौजूद कारों को नुकसान पहुंचा। गड़बड़ इस वक्त शुरू हुई जब D अरविंद पर प्रवंदी गांव में बारिश की तबाहकारियों का जायजा लेने पहुंचे। अवाम का कहना था कि रुकने पार्लियामेंट ने इस वक्त दौरा नहीं किया जब वो पानी में बह रहे थे। पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने के बाद अरविंद ने इलाके का दौरा नहीं किया। गांव वालों की सहूलत के लिए ब्रिज की तामीर का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट D अरविंद पर कोरटला असेंबली हल्के के अरुणरी गांव में हमले की शदीद मजम्मत की। इस वाक़े की इत्तला के बाद अमित शाह ने रुकने पार्लियामेंट अरविंद से फ़ोन पर बात की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर BJP रुकने पार्लियामेंट ने अमित शाह को बताया कि एक मंसूबे के तहत इन पर और BJP के कारकुनों पर वक्फे से हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात TRS BJP के कायदीन और कारकुनों को वक्फे से निशाना बना रही है। तेलंगाना के वज़ीर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को कहा है कि वो भद्राचलम में राहतकारी और बाज़ाबादकारी के इक़दामात के लिए हेलीकॉप्टर्स का इंतजाम करें, जहां दरिया गोदावरी में पानी की सतह खतरे की सतह तक पहुंच गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर से इस सिलसिले में ख्वाहिश की थी, जो भद्राचलम में राहत और बाज़ाबादकारी के कामों का फील्ड सतह पर जायजा ले रहे हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।